अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एचएस ऑफिशियल टीम ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप हमें एम्ब्रियो के बारे में गाइड करें, क्योंकि जो सिलेबस इस दफ़ा अपडेट हुआ है थोड़ा सा मॉड्यूलर सिस्टम में भी, तो उसमें भी काफ़ी सारी आपकी जो चीज़ें हैं ना वो ऐड की गई हैं एम्ब्रियो में से। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो मैंने सोचा चलें इस पे भी एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना करना होता है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑलरेडी, क्योंकि जो मॉड्यूलर सिस्टम जहाँ पे नहीं है, जैसे एफजे है, FJMU है या NMU है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लिए भी मतलब ये इम्प्लीमेंट है। ये गाइडलाइंस आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये मॉड्यूलर सिस्टम के लिए हैं। तो आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो कितना करना है, क्या क्या करना है, कौन सा MCQs बनता है, कौन सा SCQs बनता है। तो इस वजह से मैं आपको गाइड करूंगा इसमें। तो आप में से जो भी चैनल पे न्यू है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें आपको हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर रेगुलेशन एंड सिग्नलिंग, ये आपने नहीं करना होता लैंगमैन से। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें से आपके ना मैसेजेस ये भी आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि आप सर हमें गाइड करेंगे कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी लैंगमैन अच्छी है या KLM अच्छी है। स्टूडेंट्स, दोनों बुक्स ये जो है ना UHS की तरफ से या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से ये रिकमेंडेड होती हैं। तो लैंगमैन आप यूज़ कर सकते हैं, लैंगमैन बहुत अच्छी बुक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स वैसे भी लैंगमैन यूज़ करते हैं। KLM भी अच्छी है, लेकिन जिसके पास लैंगमैन है वो लैंगमैन यूज़ करे, जिसके पास KLM है वो KLM यूज़ करे। दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सब कुछ अपनी अपनी बुक्स हैं, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है हर बुक में। तो आप इससे भी कर सकते हैं, मैं आपको लैंगमैन से ही गाइड करूँगा। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या करना होता है, क्या कितना करना होता है। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो ये है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट जस्ट आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं और SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभार SCQ बन जाता है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्किंग जो बता रहा हूँ इसमें, वो आप उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें थर्ड वीक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थर्ड मंथ वाला, थर्ड मंथ टू बर्थ, जिसमें फीटस एंड प्लेसेंटा के बारे में आ जाता है। तो ये वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। बाकी भी सारे चैप्टर करने हैं, लेकिन मैं आपको अंदर से मार्किंग करा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ कितनी करनी है, कौन सा टॉपिक कितना करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 2 में से सबसे पहले आपने इस पॉइंट को रीड कर लेना है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का, कि ये क्या बात करना चाह रहा है, जिसमें गेमेटोजेनेसिस और ये साइटो डिफ्रेंशिएशन, ये सारा आपने रीड करना है जस्ट, ताकि कंसेप्ट आपको बन जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेराटोमर्स, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं इसके बारे में पता हो। बोन में, हेयर में, मसल में, गट एपिथेलियम में, टिश्यूज़ में, ये MCQs हैं आपके। तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, MCQs और SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइटोसिस आपने पहले भी किया हुआ है FSC लेवल पे, तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ से कंसेप्ट लेना है कि माइटोसिस क्या और ये मियासिस क्या है, कौन कौन सी फेजेस हैं, ये सारी आपने जस्ट कंसेप्ट लेना है यहाँ से। इसके अलावा ये मियासिस है, मियासिस के अलावा क्रॉस ओवर है। तो स्टूडेंट्स, इनके आपने कंसेप्ट ही लेने हैं। आपसे कभी कभी इसमें से मियासिस की जो फेजेस हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, माइटोसिस की फेजेस भी पूछी जाती हैं, तो आपने इनको लाजमी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं पोलर बॉडीज़ की। तो पोलर बॉडीज़ में आपने, पोलर बॉडीज़ क्या होती हैं ये MCQ में पूछा जाता है। ये सारे के सारे जो इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद एबनॉर्मलिटीज़ लिखी हुई हैं पोलर बॉडीज़ की, जिस तरह ये डिप्लॉयड है, ये सारी जीन म्यूटेशंस हैं, आपने इनको लाजमी करना है, यहाँ से MCQs बनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसका जो ये वाला पोर्शन है, हैप्लॉइड, यूप्लॉइड, एनियोप्लॉइड, यहाँ से MCQ लाजमी आता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। नॉन डिस्टिंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी करना है इसमें से। और इसके बाद ये मोसेसिज्म्स, ये टर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है।
MCQs में भी पूछा जाता है, तो इसको लाजमी करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिनिकल इस यूनिट में जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्राइसोमी वाला, डाउन सिंड्रोम वाला, आप इनको इस निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, DEP, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पेटो सिंड्रोम। इसका जो होता है 21 होता है, इसका ट्राइसोमी 18 होता है, इसका 13 होता है। तो इसको आपने इस तरह से याद करना है, डेप के नाम से इसका आपका एक निमोनिक बन सकता है। इसके अलावा ये इसके सारे फीचर्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से क्लेनफिल्टर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सारे के सारे फीचर्स के इसमें बार बार इसके बारे में आपको पता हो, MCQs में पूछा जाता है। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम का पता हो, ये भी आपसे MCQs में पूछा जाता है। गोनाडल डिसजेनेसिस का पता हो, ये भी आपको से MCQs में पूछा जाता है। तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। बाकी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट आप क्रीडो चैट सिंड्रोम को यहाँ से रीड कर लें, एंगलमैन सिंड्रोम को रीड कर लें, और ये मिलर डेकर सिंड्रोम को रीड कर लें। इसमें से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को टोटल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन। जितना आपको कहा जाता है आप उतना भी कर लें तो इनफ है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ओजेनेसिस का आपको पता हो कि ओजेनेसिस क्या होती है, उसके स्टेप्स, ओसाइट किस तरह से बनता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ओगोनिया क्या होते हैं इसके बारे में पता हो आपको। उसके बाद ओसाइट, ये सारा जितना भी है ना ये टॉपिक आपने यहाँ से रीड कर लेना है। आपसे MCQs में पूछा जाता है, SCQs में ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता। जस्ट आपको डेफिनेशंस भी आती हो तो बहुत हैं। सुपरमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला UQ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। इसकी सारी की सारी फेजेस जो जो कुछ हो रहा है इसके अंदर, सर्टोली सेल्स के बारे में, टाइप A, टाइप B, सुपरमेटोगोनिया, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और इसके अलावा सुपरमियोजेनेसिस, स्टूडेंट्स आपसे स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस पूछा जाता है मोस्टली, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है और इसका पता होना चाहिए आपको। इसके सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जितने भी क्लिनिकल्स होते हैं, क्लिनिकल्स आपने लाजमी करने होते हैं। जैसे अब नॉर्मल गमीट्स का, इसको आपने लाजमी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है आपने कि समरी जो होती है ना, समरी लाजमी आप रिवाइज कर लिया करें, एक दफ़ा पढ़ लिया करें। वही चीज़ें होती हैं जो आप पहले पूरे चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। समरीज़ में से मोस्टली आपके MCQs बन जाते हैं, लाइनें लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले, तो आपने इनको लाजमी करना होता है। तो आप समरी को एक दफ़ा रिवाइज लाजमी कर लिया करें। तो चैप्टर नंबर 2 की बात हो गई स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो स्टूडेंट्स इसमें से अगर हम बात करें फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन, हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है फर्स्ट डे से लेके 6th डे तक क्या क्या हो रहा है। तो ओवेरियन साइकिल का आपने यहाँ से रीड करना है। ये सारे FSH, LH, FSH, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना होता है। ओव्यूलेशन का आपको पता हो कि क्या होती है, 14th डे पे जो होती है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो इसके बारे में देखना है कि क्या क्या हो रहा है, इसमें कौन से स्टिग्मा पेयर्स हो रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या रोल है, LH का क्या रोल है, ये सारा आपने लाजमी करना होता है। ये ओवेरियन साइकिल और ओव्यूलेशन से ही हो जाता है आपका ये टॉपिक। कार्पस ल्यूटियम के बारे में आपने यहाँ से कंसेप्ट ले लेना कि क्या होता है। कोरोना रेडिएटा का पता हो आपको। ये आपका चैप्टर जो है ये पूरी एक बेसिक चैप्टर है जो आपका एक बेसिक लाइन को आपकी स्ट्रांग करता है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, पहले ही कर लेना है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने अगर एक कंसेप्ट बनाना है किसी चीज़ का तो उसके जो पहले वाले चैप्टर होते हैं उनको आपने बहुत अच्छे से करना होता है, आगे आपकी बेस लाइन खुद ब खुद बन जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम आपने करना है, कार्पस ल्यूटियम भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी डायग्राम्स में भी आपको यही चीज़ें दिखाई गई हैं कार्पस ल्यूटियम का। ओसाइट ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं ये भी आपने करना है लाजमी। कार्पस अल्बिकेंस के बारे में पता होगा कौन से डे पे होती है, 9th डे पे MCQs में पूछा जाता है आपसे, ये सारा इसके बारे में पता हो आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्पस अल्बिकांस, और इसके बाद ये सारा का सारा आपने ये रीड करना है यहाँ से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, ये क्या होता है कि oocyte इज़ फर्टिलाइज, डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज़ प्रिवेंटेड। वो कहते हैं कि जब oocyte फर्टिलाइज हो जाता है, जो उसकी डीजनरेशन होती है कार्पस ल्यूटियम की, उसको प्रिवेंट करता है HCG।
तो इसको आपने लाजमी करना है। ये आपसे MCQ में पूछा जाता है कि ये हार्मोन कहाँ से सिक्रिएट होता है, सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रिएट होता है। तो ये आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लाजमी करना है, इसका कुछ भी नहीं छोड़ना। आपने इसके कहाँ से स्टार्ट करना होता है, इसके जो स्टेप्स लिखे होते हैं इसके बारे में पता हो। कैपेसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, MCQ लाजमी पूछा जाता है। ख़ास तौर पे कितने आवर्स में होता है, 7 आवर्स में, ये आपसे लाजमी पूछा जाता है। इसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन क्या है। तो ये आपने सारा का सारा करना है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फेजेस का आपको पता हो कि कौन कौन से फेज हैं, जिस तरह से फेज़ 3 1 2 3 है। पेनिट्रेशन टू द कोरोना रेडिएट है, पेनिट्रेशन टू दोना पेलोसुडा है। इसके बाद ओसाइट एंड स्पर्म की फ्यूजन है, ये 3 के 3 है। आपका सेपरेट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है फेजेस। इसके अलावा जो स्टूडेंट इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको, ये लाजमी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसके बाद बैरियर मेथड्स के बारे में। कंट्रासेप्टिव मेथड कौन से हैं जो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने जस्ट इसको रीड कर लेना। हार्मोनल मेथड हैं, बैरियर मेथड हैं, मेल पिल है, ये सारे के सारे आपने, मेल पिल इसमें आ जाते हैं, IUD आ जाते हैं, ये सारे आपने रीड कर लेने। एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, इनफर्टिलिटी, जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स को, ये है कि एक क्लिनिकल बना के देते हैं कि कपल है, वो उनमें बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है उनमें, तो आप उनको क्या क्या मेथड बताएंगे कि जिसके ज़रिए से वो मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं, फर्टिलिटी हो सकती है। तो उसमें हम काफ़ी सारे डिवाइसेस जिस तरह से ट्यूबोप्लास्टी, इस तरह के मेथड हम बताते हैं उनको। आई जिसमें फर्टिलाइजेशन वाला आ जाता है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ जाते हैं, जिसमें जिफ्ट आ जाती है, गिफ्ट आ जाती है, इनफर्टिलिटी में ट्यूबोप्लास्टी आ जाती है, सारा हमने बताना होता है, लिखना होता है। IVF आ जाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, क्लोमिफेन सिट्रेट, इसके बारे में ये सारा का सारा स्टूडेंट्स आपने लाजमी करना है। ये एक सेपरेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और आपसे ये मोस्टली पूछा जाता है, इसको आपने करना ही करना है, लाजमी करना है। ये स्टूडेंट्स रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसमें आपने इनको ऐसे ही फिंगर टिप्स पे करना होता है तैयार। तो आपने इसको लाजमी करना है, ये 3 स्टेप्स, ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लीवेज का आपको पता हो कि इसमें कौन से स्टेज हैं, ब्लास्टुला स्टेज, मरोला स्टेज, ये सारे के सारे ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, MCQs में मोस्टली आपसे पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लास्टोसिस्ट फार्मेशन, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आपने ये सारा का सारा लिखना होता है। और कौन से डे पे होती है, तो 6 डे पे होती है, ये आपने ऐसे ही लिखना होता है स्टूडेंट। ये आपने डायग्राम्स भी ड्रा कर लेनी है, क्योंकि आपसे कभी कभी डायग्राम्स भी ड्रा करने के लिए पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद भी टॉपिक का अगर पूछा जाए तो आप उसके अंदर बना सकते हैं। ये सारा आपने करना है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्लिनिकल्स में से, तो क्लिनिकल्स में से प्लूरीपोटेंट का आपको पता हो कि क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट का पता हो, ये सारी जितने भी इनका पता हो। इसके बाद स्टूडेंट्स ये टॉपिक आ जाते हैं यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, ये आपने यहाँ से रीड कर लेने कि क्या क्या हो रहा है इम्प्लांटेशन में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, कौन कौन सी फेजेस हैं, ये सारी की सारी आपने बतानी होती है। इसके बारे में आपने सारा करना होता है, ये सारा का सारा देख लें। इसकी स्टेजेस, ये डायग्राम सब कुछ बना हुआ है, तो आप इसकी डे 1 से देख सकते हैं, ये सारा कुछ इसका प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपने रीड करना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये वाला आपने ख़ास तौर पे ज़्यादा करके देखना है इसको, कि इसमें जो ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट है एंडोमेट्रियम में, ये कैसे है, इसकी यूट्रस और ये सब कुछ कम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन के साथ क्या हो रहा है, बेजल आर्टरीज, ये सारा आपने लाजमी करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि समरी आपने करनी ही करनी होती है। समरी में आपको पूरे चैप्टर का आपको आइडिया मिल जाता है, सब कुछ वही होता है जो आपने पढ़ा होता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं अगले चैप्टर की बात आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो उसको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।